स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका गुरु कृपा क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास जो है अपनी कंटिन्यू रहेगी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। पिछली दो लेक्चर अपन ने अपलोड भी कर दिए हैं, ठीक है। तो उन लेक्चर्स को अपलोड होने के साथ साथ में तीसरा लेक्चर और है जिसके अंदर अपन ने बात की थी टूल्स के बारे में, जिसमें अपन ने प्रतिबंधन एंजाइम की बात की कि प्रतिबंधन एंजाइम होते क्या है, क्या करते हैं, कैसे इनका नामकरण किया जाता है, ठीक है, नोमेनक्लेचर किया जाता है। आज की क्लास में अपन इन्हीं टूल्स को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे आज की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के बारे में, क्या होती है, कैसे करते हैं इस तकनीक का उपयोग, क्यों किया जाता है इस तकनीक का उपयोग, ठीक है, और कहाँ किया जाता है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पुरानी चीज याद दिला दूं कि अपन ने क्या किया था। एक जीव में से डीएनए को निकाला था वांछित जीन के साथ में, डीएनए निकाल लिया। उसके बाद में क्या किया था, वेक्टर में से डीएनए निकाला था। फिर डीएनए को अपन ने कट किया था। अब डीएनए को अपन ने कट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से, और फिर अपन ने बोल दिया था कि अब ये कट किए गए डीएनए को अपन जोड़ देंगे वांछित जीन वाले को। लेकिन उस वांछित जीन वाले डीएनए को पृथक करने की जो विधि है, उस वांछित जीन वाले डीएनए के पृथक्करण की जो विधि है, वो कौन से उपकरण द्वारा की जाती है, तो वो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, ठीक है। इस इकाई द्वारा डीएनए के उस टुकड़े को पृथक्कृत किया जाता है। तो चलो देखते हैं आज इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। और इस तरह से ना फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, दोनों को, वाहक वाले को और वांछित डीएनए को जोड़ करके। तो अब मैं बात करूंगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसके अंदर पहले अपन बात कर लेंगे कि क्या किया क्या जाता है। तो इसमें होगा काटे गए डीएनए, काटे गए डीएनए के टुकड़ों को आकार के अनुसार, आकार के अनुसार पृथक करना, पृथक करना, ठीक है। अब डीएनए के उन टुकड़ों को क्या कर लेंगे अपन, पृथक कर लेंगे। और पृथक करेंगे कैसे, तो इसके लिए एक इकाई होती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। फिर बात करते हैं कि इसका नाम तो अपन ने दिया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस क्रियाविधि का, तो ये वाला नाम क्यों दे दिया, तो यहां पर क्या होता है ना कि संवर्धन हेतु, या फिर अपन कह सकते हैं कि उस डीएनए को पृथक्करण करने हेतु एक माध्यम यूज में लिया जाता है, माध्यम अपनाया जाता है, ठीक है। तो माध्यम क्या यूज में लिया जाता है, एगारोज जेल। एगारोज जेल, एगारोज जेल जेल नुमा, ठीक है, जेल की तरह होती है, जेली नुमा। ये प्राप्त किस चीज से होती है, तो एगारोज जेल अपने को प्राप्त होती है समुद्री घास से। समुद्री घास से ये प्राप्त होती है अपने को। तो देखो बात की अपन ने कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है, तो ये होता है कि काटे गए डीएनए के टुकड़ों का आकार के अनुसार पृथक किया जाता है इस यूनिट के अंदर। इकाई कौन सी, इसकी यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट होती है। माध्यम की बात करें तो इसमें क्या माध्यम यूज में लिया जाता है, एगारोज जेल, जो हमें कैसे प्राप्त होती है, समुद्र से, ठीक है, समुद्री घास से हमें ये प्राप्त होती है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है, तो ये क्या होता है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड, मतलब ऋणात्मक आवेशित अणु होता है, ऋणात्मक आवेशित
अणु। ठीक है, तो अपन ने बात तो कर ली कि ऋणात्मक आवेशित अणु होता है, लेकिन बात क्यों की इसके बारे में, हर चीज का कारण जानना जरूरी है। ठीक है, तो ऋणात्मक आवेशित अणु है तो अपन ने बात इसलिए की है इसकी कि जब अपन इस यूनिट पर डीएनए को प्रवाहित कराएंगे, कटे हुए डीएनए को, तो डीएनए क्या होता है, एनोड की ओर गति करेगा। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये किधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो इस यूनिट के अंदर ना इस तरह से थोड़ी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक तरफ होता है क्या, कैथोड, और एक तरफ होता है एनोड। तो जब डीएनए को प्रवाहित करवाया जाएगा तो ये डीएनए के जो टुकड़े हैं वो किधर की ओर गति करेंगे, एनोड की ओर। ये टुकड़े एनोड की ओर गति करेंगे, और जो टुकड़ा जितना छोटा होगा वो टुकड़ा उतना ही दूर जाएगा। ठीक है, तो जो टुकड़ा जितना छोटा उतना ही दूर जाएगा। इस तरह से अपने पास में क्या होगा कि डीएनए के कुछ टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, मानो ये दूर है, ये छोटा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े इधर मिलेंगे। ठीक है, इधर छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो टुकड़ा जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना ही छोटा रहेगा। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन कि टुकड़े दूर हो गए, लेकिन अब करना क्या है। तो देखो, टुकड़ा जैसे ही अपने को मिल गया वैसे अपन पहचान लेंगे या प्राप्त कर लेंगे कि उसके अंदर कौन से टुकड़े के अंदर क्या है, वांछित डीएनए। अब उस वांछित डीएनए को पृथक कर लेंगे, वांछित डीएनए को पृथक कर लेंगे। ठीक है, वांछित डीएनए को पृथक करेंगे। ठीक है, लेकिन वांछित डीएनए को पृथक करने के लिए उसकी पहचान कैसे की जाएगी, क्या डायरेक्ट अपन टुकड़ा उठा लेंगे क्या, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड से उसको क्या करना पड़ेगा, अभिरंजित करना पड़ेगा। तो इन कटे हुए टुकड़ों को क्या कर देंगे अपन, इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित कर देंगे। इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने के बाद में अपन जब पराबैंगनी किरणें इन पर प्रवाहित करवाएंगे, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें इन पर प्रवाहित करवाएंगे, तब अपने को जाकर के चमकीली रंग की पट्टियां दिखाई देंगी। कैसे रंग की, चमकीली नारंगी रंग की पट्टियां, ऑरेंज कलर्ड, ये डीएनए के वो टुकड़ों की पट्टियां दिखाई देंगी। ठीक है, और वहां से अपन अपना वांछित जीन युक्त डीएनए उठा करके उसको वाहक डीएनए के साथ में जोड़ देंगे, और वाहक डीएनए के साथ में जोड़ करके क्या बना लेंगे, पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको उसके बाद में परपोषी में स्थानांतरित करवा करके उसका पॉलीमराइजेशन करवा देंगे, बहुलकीकरण करवा देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की इकाई। अब अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। देखो फिर से देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फिर से देख लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम किया जाता है, क्या किया जाता है काम इसमें, डीएनए को आकार के अनुसार खंडों में विभाजित, खंडों में विभाजित करवाया जाता है। ठीक है, फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं इकाई कौन सी होती है, कौन सी यूनिट होती है इसके लिए काम करने के लिए, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। ठीक है, जेल कौन सी, माध्यम कौन सा यूज में लिया जाता है, माध्यम ले लेंगे अपन क्या, एगारोज जेल। और एगारोज जेल कहां से प्राप्त होती है, समुद्री घास से, समुद्री घास से अपने को प्राप्त होती है। फिर बाद में अपन वापस से देखे थे कि इसमें काम कैसे किया जाता है, कैसे इसको क्रियान्वित किया जाता है। तो देखो डीएनए को सबसे पहले क्या कर लेंगे,
काट लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको काट लेंगे। और डीएनए को कट करने के बाद में इस यूनिट के ऊपर क्या करवाया जाएगा, अगार बिछा दी जाएगी पहले तो, ठीक है। तो लो अपन बात कर लेते हैं, ये अपन ने अगार बिछा दी इसके ऊपर। ये अपन ने पूरी प्लेट के ऊपर अगार बिछा दी। अब यहां पर क्या किया जाएगा, इस पर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए रहते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए रहे, क्योंकि डीएनए क्या होता है ना कि एक नेगेटिवली चार्ज अणु होता है, ऋणावेशित अणु है, ठीक है। तो वो आकर्षित किस तरफ होगा, धनावेश की ओर, ठीक है। ये अपन ने कर लिया, एक अगार बिछा करके प्लेट ले ली। ये थोड़ा सा और है, हाँ। अब इस पर अपन जोड़ देंगे क्या, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। लो, ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये इलेक्ट्रोड लगा दिया अपन ने इसके ऊपर। अब अपन बात करते हैं कि डीएनए को प्रवाहित करवाया जाएगा। यहाँ पे ना कुछ वेल टाइप के, कुएं के टाइप के गड्ढे होते हैं छोटे छोटे। अब जब अपन डीएनए को प्रवाहित करवाएंगे, ये भाग है इसका एनोड और ये है कैथोड। तो क्योंकि डीएनए एक ऋणावेशित अणु है, तो ये किधर की ओर गति करेगा, ये गति करने लगेगा एनोड की ओर। तो लो, ये एनोड की ओर गति करने लग गया। और जितने छोटे टुकड़े होंगे उतना ही क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, ठीक है। तो छोटे टुकड़े दूर की ओर है और एनोड के पास में मोटे टुकड़े रहेंगे, बड़े टुकड़े रहेंगे। यहां से अपन क्या कर लेंगे ना, अपनी वांछित जीन को पृथक कर लेंगे। वांछित जीन युक्त डीएनए को यहां से अपन पृथक कर लेंगे। ये अपन ने वांछित जीन युक्त डीएनए को पृथक कर लिया। और उसके बाद में क्या करवाएंगे, इस पृथक किए गए टुकड़े को वाहक के डीएनए के साथ, वाहक के डीएनए के साथ में कौन से एंजाइम के साथ द्वारा, वाहक के डीएनए के साथ जोड़ देंगे। और जैसे ही अपन इसको जोड़ेंगे तो कौन से एंजाइम के द्वारा जोड़ेंगे, जो कि अपन ने टूल्स में भी पढ़ा था। कौन सा एंजाइम काम में आएगा, यहां पर आएगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा इसको क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे दोनों डीएनए को, ठीक है। फिर बाद में जोड़ने के बाद में क्या करवाएंगे, जोड़ने के बाद में अपन इसको परपोषी में प्रवेश करवा देंगे, परपोषी में प्रवेश करवा देंगे। और जैसे ये परपोषी के अंदर प्रवेश कर लेगा, वहां पर जाने के बाद में, जैसे इकोलाई को माध्यम लिया था अपन ने, जैसे ही उसको परपोषी में प्रवेश करवा दिया तो वहां पे जाकर के वो अपना बहुलकीकरण कर लेगा। और बहुलकीकरण करने के बाद में अपने जीन की अभिव्यक्ति करेगा, मतलब उस वांछित लक्षण को वो दर्शाएगा, ठीक है। तो यहां पर जाकर के उसके जीन की अभिव्यक्ति हो जाएगी। अब बहुलकीकरण क्यों किया, क्योंकि एकलक इकाई से कोई जीन की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुलकीकरण। अकेला आदमी ज्यादा बढ़िया से काम कर लेगा या बहुत सारे मिलकर के करेंगे तब संगठन में वो काम दिखेगा। तो बस वही प्रोसेस है कि बहुलकीकरण करने के बाद में संगठन में उस काम को ज्यादा दर्शाया जाएगा। तो यहां पर जाकर के परपोषी में स्थानांतरण हो गया। अब टूल्स की अपन बात कर रहे थे, तो पहले अपन ने टूल देखा था कौन सा वाला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद में अपन ने देखा था कौन सा, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज क्या कर रहे थे, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ रहे थे। और उसके बाद में अगर बात करें तो अपन ने जो देख लिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। अब अपन बात करते हैं सॉरी, पॉलीमराइजेशन के बारे में। कि बहुलकीकरण के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है और बहुलकीकरण क्या काम करता है। तो देखो, अगला टूल आ जाएगा अपना चौथे नंबर का, संसाधन। चौथा साधन होगा
पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन करेगा ये पॉलीमराइजेशन का काम करेगा, जिसको बोला जाता है हिंदी में बहुलकीकरण। एकलक से या एकल इकाई से बहुत सारी इकाइयों का निर्माण, ठीक है। एकलक से बहुलक का निर्माण करना, तो ये हो जाएगा अपने पास में पॉलीमराइजेशन के लिए। तो ये क्या करेगा ना, अब मानो अपने पास में एक डीएनए का टुकड़ा इसके साथ में ट्रांसफर हो गया, परपोषी के अंदर अपन ने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड इसके पास में था, कौन सा वाला, वाहक वाला, और एक है कौन सा, वांछित जीन वाला, ये हो गया, ठीक है। मान लिया, चलो ये आ गया। लेकिन अब क्या करेगा ना, जैसे ही रेप्लिकेशन करेगा, जैसे ही अपनी प्रतिकृति बनाएगा, तो उस दौरान अर्धसंरक्षी विधि, प्रतिकृतिकरण की अर्धसंरक्षी क्रियाविधि के माध्यम से अपन देखेंगे कि यहां पर क्या होगा ना, कि बराबर अनुपात के अंदर दो डीएनए बन जाएंगे। जैसे कि एक में बात कर लेता हूं, ये, ठीक है, और दूसरा मैं बात कर लेता हूं अपने पास में जो डीएनए दिया हुआ है उसकी, ये दो डीएनए बन गए। अब बोले आपने अलग अलग बनाया, तो अर्धसंरक्षी प्रतिकृति कैसे, मैंने इसको अलग करके बताया है। अगर इसी को मैं कंबाइंड फॉर्म में बताऊंगा, तो यहां से देखो जैसे ही डिवाइड होगा, तो एक स्ट्रैंड तो ये आ गया, और दूसरा स्ट्रैंड यहां से आ गया ये, ठीक है। तो दो से क्या, एक से क्या बन गए, दो बन गए, दो से क्या बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। तो इस तरह से एक अलग इकाई से क्या बनता जाएगा, इसका पॉलीमराइजेशन होता जाएगा, बहुत सारी इकाइयां बन जाएगी, ठीक है। तो पॉलीमरेज जो होता है क्या करने का काम करता है, डीएनए की इकाई का बहुलकीकरण। तो इस तरह से अपन ने आज दो टूल और पढ़ लिए, दो टूल पढ़े थे अपन ने कल। तो देखो आज की क्लास में जो अपन ने पढ़ा है, इसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अपन ने जो पढ़ा है, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट से क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो डीएनए को पृथक कर लिया अपन ने, पहली बात तो कि कौन से इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं, तो एनोड की ओर होते हैं, ठीक है। फिर अपने से बात करते हैं कि आकार के अनुसार, तो दूरी ज्यादा तो आकार कम डीएनए खंडों का। फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर कि कौन से केमिकल से इसको अभिरंजित किया जाता है, कौन से रसायन से, तो वहां पे आएगा इथिडियम ब्रोमाइड से। फिर बाद में आता है कि कौन सी विकिरणों से द्वारा, कौन सी विकिरणों के द्वारा इसको देखा जाता है, तो वहां पे आएगा अल्ट्रावायलेट रेज। कैसे रंग की पट्टी प्रदर्शित करता है, तो चमकीले नारंगी रंग की पट्टी, ठीक है। और फिर वहां से वांछित जीन को उठा लेते हैं, या वांछित जीन युक्त डीएनए को उठा करके और जोड़ देते हैं किसके साथ, वाहक डीएनए के साथ में। और इस प्रकार से अपने को प्राप्त होता है क्या, पुनर्योगज डीएनए, नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर अपन पूछते हैं कि पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, तो ये क्या करता है, बहुलकीकरण का काम करता है, एकलक इकाई से बहुलक इकाई निर्माण करता है। तो आज तो अपन ने ये बात कर ली। अब अपन बात करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना, उसके अंदर दूसरे टूल का, जिसको अपन कह सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग के लिए जो वाहक उपयोग में लिए जाते हैं, कौन कौन से वाहक उपयोग में लिए जाते हैं, और जो वाहक उपयोग में लिए जाते हैं उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए। जैसे कि रेप्लिकेशन ओरिजिन होना चाहिए प्रतिकृति के लिए, ठीक है, कि एक स्थान उपलब्ध होना चाहिए जहां से वो अपनी प्रतिकृति दर्शा सके। फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर कुछ क्लोनिंग साइट्स उपस्थित होनी चाहिए, स्थल उपस्थित होने चाहिए, और उसके बाद में उद्गम स्थान जहां से वो शुरू होगा, जहां पर स्टार्टिंग कोडॉन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखते हुए चलेंगे कि वाहक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। उसके बाद में अपन देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स, लगभग 5 से 6 स्टेप्स होंगे वो, ज्यादा कभी कभार क्या 7 स्टेप्स भी बोल देते हैं, तो 2 स्टेप्स को कंबाइंडली भी अपन बोलते हैं। 6 स्टेप्स होते हैं कॉमनली, ठीक है। लास्ट में जाकर के डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की जो प्रोसेस आती है वहां तक के 6 स्टेप्स होते हैं। तो आज की क्लास जो हुई है अपनी, इसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को अच्छे से पढ़ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन क्लोनिंग वाहक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।